Today we are going to start the new topic, rights in the Indian Constitution. Till last year, this was in the second chapter, but now this topic is the part of the first chapter. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फंक्शंस होते हैं उसमें से एक फंक्शन ये था कि वो गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिट सेट करता है, कंट्रोल करता है गवर्नमेंट की पावर को, एंड एंश्योर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन एंजॉय सर्टेन राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3, टोटल 22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स की डिटेल्स दी गई है, और इवन इसी पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो लिमिटेशंस है उसको भी डिटेल से बताया गया है. बिल ऑफ राइट्स. अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स. A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो लिस्टेड किए जाते हैं और उसी लिस्ट को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है, गवर्नमेंट इन राइट को रोकती है, तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजंस किए गए हैं कि कैसे इन राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इनके वायलेशंस को कैसे रोका जाएगा. फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कैसे आए, इसके पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, देखते हैं. द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक एज इन 1928. 1928 में मोतीलाल नेहरू कमिटी ने सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स की बात कही. द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट स्पेशली प्रोटेक्टेड होते हैं, लिस्टेड होते हैं, उन्हें ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है. Fundamental rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provision for their protection. ये इतने ज़्यादा स्पेशल होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको सेपरेटली लिस्टेड किया जाता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इनको लिस्ट किया गया है, और वहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि कैसे इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी कि कोई भी सरकार इनको वायलेट ना कर सके. इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है. ऑर्डिनरी राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स. अब हमारे मन में ये बात होती है कि राइट्स क्या होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ द राइट्स, ऑर्डिनरी राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स. क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में, और फंडामेंटल राइट्स इतने स्पेशल क्यों हैं. ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉज. ऑर्डिनरी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनको एनफोर्स करने के लिए ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होते हैं. बट fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of a country. फंडामेंटल राइट उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी देश के अंदर. ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. हमें लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में जब जाएंगे वहां हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कानून को कैसे बनाया जाता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, और सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस से ऑर्डिनरी राइट्स के अंदर चेंजेस की जा सकते हैं. बट a fundamental right may only be changed by amending the constitution itself. अगर फंडामेंटल राइट में हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है वो एक अलग तरह का प्रोसेस है, उसको भी हम आगे डील करेंगे. कोई भी सरकार अनरीजनेबल मैनर में इन राइट को वायलेट करती है या इन राइट को लिमिट करती है या इन राइट को खत्म करती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, ऐसी किसी भी कंडीशन में जुडिशरी इन राइट को प्रोटेक्ट करती है. जुडिशरी हैज पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. आप इसको ध्यान से देखिएगा, भारत में इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, भारत की जुडिशरी को, यानी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं. protect the fundamental rights from violation by action of the government. Fundamental rights, first fundamental right, right to equality. Equality before law, equal protections of law. इस राइट के हिसाब से हमें कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता. सब लॉ के सामने इक्वल हैं, चाहे फिर वो मेल हो फीमेल हो, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी पोस्ट के ऊपर वो. इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ. कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो चाहे कितना भी अमीर क्यों हो, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है लॉ का. पर प्रैक्टिकली जब हम इसको देखते हैं तो हमें नजर आता है जो लोग गरीब होते हैं उनके राइट्स वायलेट होते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जो लोग अमीर होते हैं, ऐसे कई केसेस देखे हमने, वो लोग लॉ को वायलेट करते हैं उसके बाद भी आराम से बाहर खुले घूमते हैं. तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें कुछ अलग होती हैं, और हम
कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी बेसिस के ऊपर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये भी राइट टू इक्वलिटी देखता है। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रूट्स एटसेट्रा, मतलब जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां के एक्सेस के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा। साथ ही इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। और यहां पर इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। जो ऐसी क्लासेस हैं, जो डिप्राइव क्लासेस हैं, जो दलित लोग हैं, जो सालों से जो वंचना का शिकार रहे हैं और जो गरीब रह गए और सोसाइटी में उनको आगे नहीं आने दिया गया, ऐसे लोगों के एम्पावरमेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 17 में ये मेंशन किया गया है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब जो हिंदू समाज या और भी कोई सोसाइटी है जहां पर लोगों के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। और ये एक क्राइम है, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उस विक्टिम है वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ब्रिटिश जो हुकूमत थी उन लोगों ने भारत के लोगों को या भारत के जो ऐसे जो लोग जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद के लिए काम किया, बहुत एफर्ट किए, सरकार की मदद करी, उन लोगों को राय बहादुर, राजा साहब और इसी प्रकार के बहुत सारे टाइटल्स दिए थे। ऐसे टाइटल की वजह से भारत के अंदर इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई। इन टाइटल की वजह से लोगों का जो स्टेटस था वो चेंज हो जाता है। पर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ है, ऐसे जितने भी टाइटल्स थे उन सबको अबॉलिश कर दिया गया है इस राइट के द्वारा। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमें 6 काइंड ऑफ फ्रीडम दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोग स्पीच दे सकते हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं उसको हम कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो हम ड्राइंग करके करें, चाहे हम पेंटिंग करें, चाहे हम कोई किसी न्यूज़पेपर के मैगजीन के अंदर कोई आर्टिकल लिखते हैं, चाहे हम एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम सिंगिंग कर रहे हैं, हम कैसे भी हमारे जो व्यूज़ हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पर जितनी भी फ्रीडम्स है इनको सर्टेन कंडीशंस के अंदर इनके ऊपर लिमिटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। उन कंडीशंस के अंदर हमारी इन फ्रीडम्स को रोका जा सकता है और गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर लिमिटेशंस लगा सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को स्पीच देनी है और वो ऐसी हेट स्पीच दे रहा है किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, किसी रिलीजन के अगेंस्ट, अगर कोई हेट स्पीच देता है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप जैसे असेंबल पीसफुली, आप पीसफुल असेंबल हो सकते हैं, पर किसी भी ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर आप असेंबल हो रहे हैं, वहां पर आप हथियार लेकर इकट्ठे हो रहे हैं, लाठियां हैं आपके हाथ में, तलवार है या आपके हाथ में गन है, ऐसी सिचुएशन में आपको असेंबल होने की परमिशन नहीं मिलेगी। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, पर आपका एसोसिएशन भारत की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाता है, भारत आपकी जो यूनियन है वो वायलेंस स्प्रेड कर रही है सोसाइटी में, तो आपके उस यूनियन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं, इस बात की आपको परमिशन है, पर इस पे भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं। रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर कहीं पर भी आके आप रह सकते हैं, बच सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में इसके ऊपर रोक थी, पर जैसा कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी आप जाके सेटल हो सकते हैं, पर कुछ सर्टेन कंडीशन में इस पे भी लिमिटेशंस है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशंस, ट्रेड और बिजनेस, कोई सा भी आप प्रोफेशन, जैसा भी आपको प्रोफेशन करना है उस प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया सर्टेन लिमिटेशन से, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जैसे कि आप कोई ड्रग्स सेल करना चाहते हैं या आप कोई नशीली दवाओं का कारोबार करना चाहते हैं या अफीम बेचना चाहते हैं। ऐसे जितनी भी सर्टेन बिजनेस है जिनको लीगल नहीं इलीगल कहा जाता है, ऐसे बिजनेस की परमिशन आपको नहीं होगी। तो हमने देखा जितनी भी राइट्स हमको दिए गए हैं उन पे सर्टेन कंडीशंस में लिमिटेशंस है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक तरह से हमारे को राइट्स दिए हैं और दूसरे हाथ से उनको वापस ले लिया गया है क्योंकि इनके ऊपर लिमिटेशंस है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।